नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं आपके साथ अजीत। 2014 के महासंग्राम की फाइनल जंग के लिए काशी का मैदान पूरी तरह से तैयार है। 12 मई को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पूरी काशी अपने मत का इस्तेमाल करेगी और यहां से मिलने वाला जनादेश देश की राजनीति के लिए एक नया संदेश दे सकता है। तो आप भी तैयार हो जाइए काशी के सबसे बड़े संग्राम के क्लाइमेक्स के लिए। और काशी को अपने पक्ष में करने के लिए हर किसी ने जी तोड़ कोशिश की है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर एसपी, सबने कभी बातों से काशी का दिल जीतने की कोशिश की तो कभी रोड शो के जरिए दमखम भी दिखाया। और इसकी वजह भी है क्योंकि काशी को साधने का सबसे पहला और सीधा मतलब है पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों को साध लेना। काशी में नई राजनीति करवट ले रही है। योद्धा रण में उतर रहे हैं, ध्वज पताका लिए, जय जयकार से गूंजता आकाश लिए। ये सियासी समर का अंतिम रण क्षेत्र है। ये बनारस है। सियासत के हर रंग को जज्ब करता बनारस, हर प्रवाह में बहता, भयंकर कोलाहल में भी ठहरता बनारस। सभी को सत्ता का मोक्ष चाहिए। सत्ता का मोक्ष देश का सिंहासन है, कम से कम 5 साल के लिए। मोक्ष के पहले का चरण वैराग्य का होता है, पर यहाँ सत्ता का वैभव है, दम्भ है, दम का प्रदर्शन है। काशी सब देख रही है। गलतफहमी में है आप अगर समझते हैं काशी किसी की हवा में है। काशी में किसी की लहर है, काशी पर किसी का असर है। काशी तो तुलसी के दोहों में गुम है। काशी कबीर के फक्कड़पन में रमी है। काशी बिस्मिल्लाह की शहनाई में बंदी है। काशी गुदई महाराज के तबले पर थिरकी है। काशी में बस एक लहर है, गंगा की। काशी में बस एक हवा है, फक्कड़पन की। काशी असर डालती है, असर में नहीं आती। इसलिए काशी को साधना आसान नहीं है। कहाँ समाजवादी, कहाँ कोई नई धारा, कहाँ कमल, कहाँ पंजा। काशी सब रंग में रंग कर भी बिना रंगी है। 12 तारीख को काशी अपना रंग भरेगी, 16 मई को अपना रंग दिखाएगी। लेकिन ये तो है इस बार सियासी दिग्गज भी जान चुके हैं, काशी साधे तो सब सधे। तो आखिरी दौर के दंगल में जोर पूर्वांचल की तरफ है, जिसका दिल काशी में बसता है। लेकिन काशी की सियासी जंग में अब सिर्फ 2 दल ही खड़े दिखाई देते हैं। बाकी दलों की दुनिया मानो इस क्षेत्र में सिमट सी गई है। पूर्वांचल की सियासत अब काशी में सिमट गई है। चुनावी चरखी में फंसे कई दल अनाज की छाल की तरह अलग हो गए। जो बचे वो महीन हो गए। पूर्वा का जो सियासी बवंडर उठा, उसमें सूखे पत्तों की तरह स्थानीय दल न जाने कहां उड़ गए। अब गंगा मैया की तरावटी गोद से 2 दल सिर निकाले बाहर दिखते हैं। एक दल है उस सियासी पराक्रमी का जो अपने आमंत्रण को गंगा मैया का भेजा हुआ बताता है, तो दूसरा दल उस योद्धा का जो पराक्रमी को परास्त करने के लिए पैर जमाए खड़ा है। गंगा जी के घाट पर सियासती आरती हो रही है 2 दलों की, जिसमें एक जनता के बीच पहुंचा है स्थानीयता के मुद्दे पर, तो दूसरा जन सैलाब समेटे आया है गंगा के आह्वान पर। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में सियासी घंटों का नाद हुआ। नाद इतना कड़भेदी कि स्थानीय दलों की दुमदुमी कई खो गई। हालात इस कदर बने कि कई दल थर्रा उठे। यूपी से आसमान पर नीले रंग के बादल बनाने वाली बीएसपी ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। तकरार की आहट के बाद अपने सिपाही तक बीएसपी ने वापस बुला लिए। जातिवाद की जमात में शामिल अपना दल बीजेपी की बाढ़ में पूस की तरह उसी में समा गया। लाल टोपी लगाए लड़ाके कैलाश चौरसिया एसपी के झंडे का डंडा थामे खड़े रहे, लेकिन लहरों में उन्हें भी अपना वजूद तलाशने की चुनौती है। दिल्ली में सरकार बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले भी दम तो भरते थे, लेकिन वो भी हवा में खो गए। अब बस बनारस का मैदान है और 2 सियासी दल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञानेंद्र शर्मा और वाराणसी से प्रोफेसर AK कौल, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
ज्ञानेंद्र जी, जो वाराणसी का फक्कड़पन है, जो यहाँ की खासियत है, उसको अगर हम देखें तो ये यहाँ जो चुनावी माहौल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर जमकर प्रचार चला, इतने बड़े बड़े नेता है, दिग्गज, और इसके साथ साथ यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जुटी, लोगों ने तरह तरह की बयानबाजियां की, वो यहाँ के इस अक्खड़पन को, वाराणसी की जो खासियत है उसके साथ ये चुनावी त्योहार वो कितना मेल खाता है? देखिए, काशी का अपना एक रंग है जी, काशी का अपना एक फक्कड़पन है, जैसा आपने कहा जी। लेकिन अगर आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ दिनों से, इस काशी को अपने रंग में रंगने के लिए तमाम लोग बाहर से आए, दूसरे प्रदेशों से आए, दूसरे जिलों से आए, अपना अपना ब्रश लेके आए जी। कोई रंग भरना चाहता था काशी में, कोई रंग भरना चाहता था काशी में। और इसलिए इस समय जो चुनाव के इस क्लाइमैक्स पर जो काशी आपको नजर आ रही है, वह काशी नहीं है जो हम लोग सदियों से जिसको जानते रहे, जिससे मोहब्बत करते रहे, जिससे प्रेम करते रहे, जिसकी आराधना करते रहे। लेकिन इस समय एक मिसनोमर है। इस समय आप ये समझिए कि काशी को दूसरे ही रूप, राजनीतिक लोगों ने उसको दूसरे रूप में ही और दूसरे रंग में ही रंगने की कोशिश कर दी है। और इसीलिए जब आप ये कहते हैं कि काशी का क्लाइमैक्स, बिल्कुल ठीक है। अब आज शाम 6 बजे के बाद से ये सारे बाहरी लोग वहां से निकलना शुरू हो गए। आदेश दिए गए हैं कि सब खाली कर दें होटलों को और कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर नहीं रहेगा, जिससे कि सिर्फ बनारस के लोग, उम्मीदवार और राजनीतिक दल, इनके बीच में अब 12 तारीख को फैसला। इसकी पृष्ठभूमि में भी जाना होगा, इसके पीछे भी जाना होगा ज्ञानेंद्र जी। और एक कौल साहब है हमारे साथ। कौल साहब, राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें वाराणसी की, आंकड़े तो कई हैं, बहुत सारे हैं, और कौन आया कौन गया इसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। वहां पर आप हैं, लगातार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप समझ रहे होंगे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वाराणसी की, वो किस मिजाज को लिए हुए है, कौन सा मिजाज है उसका? देखिए, पहली बार काशी का राजनीतिक सशस्त्रीकरण हो गया है, एम्पावरमेंट हो गया है। काशी तो जानी जाती थी कि कल्चरल एम्पावरमेंट की वजह से, इसके ट्रेडिशन की वजह से, इसकी ग्लोरिफिकेशन की वजह से, इसके पकड़पन की वजह से, इसकी मस्ती की वजह से। लेकिन आज पहली बार पिछले 30 साल में जो चुनाव का जो हाइप यहाँ था, एक मस्ती थी, एक फेस्टिविटी थी, उसने ये दिखा दिया है कि काशी न सिर्फ हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, बल्कि सारे संसार में इसका चर्चा हो गया है। दो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स यहां से इलेक्शन लड़ने आए। उसके बाद काशी की जो बनारस की जो राजनीतिक सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, उसकी परिभाषा होने लगी है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत की परिभाषा अब काशी दे रही है। जी, जिस तरीके से काशी बताया जा रहा है कि अब केवल और केवल यहाँ की नहीं बल्कि पूरे देश की एक जो राजनीतिक पहचान है उसको रिप्रेजेंट करती हुई दिख रही है। अगर इसे और आगे बढ़ाएं, ज्ञानेंद्र जी, बड़े बड़े सूरमा जब आए, दुनिया भर की अगर बात करें, पहले इतिहास में जब हम जाते हैं तो बड़े बड़े सूरमा योद्धा जो कई देशों को जीतते हुए आगे बढ़ते आते थे, वो भी भारत आकर विनम्र हो जाते थे, नतमस्तक हो जाते थे यहाँ की परंपराओं को लेकर, यहाँ की संस्कृति को लेकर। तो क्या काशी में भी अगर वो तस्वीर दूसरे तरीके से देखना चाहें तो क्या भारत में काशी की वही स्थिति है जो दुनिया में भारत की है, ज्ञानेंद्र जी? देखिए, काशी की अपनी अलग पहचान है जी, उसकी अपनी अस्मिता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। चाहे कितने ही राजनीतिक दल वहां आ जाएं, चाहे कितने ही सांसद वहां आ जाएं, चाहे कोई चुन के जाए, चाहे कोई हार के जाए, वो नहीं मिटा सकता कोई। लेकिन इतना जरूर हुआ कि अस्थायी तौर पर भी सही, लेकिन क्लाइमैक्स के समय जो कटुता भरने की कोशिश की गई और बीजेपी ने चुनाव कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की, शायद इस उद्देश्य से कि इसका राजनीतिक फायदा हो। जबकि वहां का प्रशासन बराबर ये कहता रहा कि आपको बेनिया बाग में हम इसलिए अनुमति नहीं दे रहे सभा की कि खुद गुजरात की पुलिस ने ऐसा मना किया है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं इस पर विश्लेषण हम कर चुके हैं। हमारा ये कहना था कि क्या यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज जो भी आए या सूरमा आए, वो अपने तरीके से अपने आप को सूरमा परिभाषित कर रहे हो, लेकिन यहाँ आकर वो नतमस्तक हुए और उसी तरह से विनम्रता से पेश आने की उनकी शैली यहाँ पर देखी, खासतौर पर वाराणसी।
हम कर रहे हैं काशी के क्लाइमैक्स पर चर्चा। इंडिया डिसाइड्स में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञानेंद्र शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर ए.के. कौल, जो वाराणसी से जुड़े हैं हमारे साथ। कौल साहब, वाराणसी की अगर बात करें, यहाँ के जो आम लोग हैं वो कितने राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं? बिल्कुल, बनारस की जो राजनीतिक चेतना है वो बहुत शुरू से ही बहुत जबरदस्त है। यही वजह है कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स यहां पहले आ गए हैं, उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स प्लस प्रिमोडियलिज्म उसका अंदाजा लगाकर बनारस की हिस्ट्री, बनारस के इतिहास, बनारस की राजनीतिक चेतना उसको मद्देनजर देखते हुए ही ये फैसला लिया था। इसलिए मुझे लगता है पहली बार बनारस ने जो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बेस होता था राजनीति के एक जात का, उसको तोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स यहां बनारस में आए, ये कहीं चर्चे में पहले नहीं थे। ऑल ऑफ ए सडन केजरीवाल साहब का जन्म हो जाता है और बनारस आते हैं। ऑल ऑफ ए सडन बीजेपी ये सोचती है कि हमारा एक नया नेता आना चाहिए जो नए तरीके से परिभाषित करे राजनीति को, तो वो बनारस आ जाता है। तो इसके पीछे बनारस की सोच, बनारस की चेतना, बनारस का वलवला और बनारस के अपना सिमटा हुआ शहर नहीं है, ये फैला हुआ जमाना है। ये बिल्कुल अब ये बनारस सिर्फ एक जात वाले मैथमेटिक्स को नहीं देख रहा है, बल्कि ये दुनिया के राजनीति के अंदाज को भी समझ रहा है। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये उत्साह जो था, ये फेस्टिविटी जो थी, ये अब कल्चरल स्पेसिफिक की नहीं रही है, बल्कि सारे हिंदुस्तान की राजनीति को परिभाषा कर रही है। चलिए, कई मुद्दों की बात आपने उठाई है। एक और अहम मुद्दा रहा है जिसे सभी दल उठाते रहे अपने तरीके से एक दूसरे पर वार करने के लिए। ज्ञानेंद्र जी, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा आपको क्या लगता है काशी के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है आपके नजरिए से? देखिए, काशी में जिस स्तर पर चुनाव हुआ है उसमें स्थानीय और बनाम बाहरी मुद्दा ज्यादा खड़ा नहीं हो पाया जी, क्योंकि जो पर्सनालिटीज वहां आई, मौजूद हुई और जिन्होंने बनारस की ये सौगंध ली बनारस की धरती पे पैर रखते हुए ही कि वो बनारस की तरह तरह से क्या मदद करेंगे, क्या सेवा करेंगे, बनारस का रंग रूप कैसे और सुधारेंगे, गंगा के घाटों को कैसे सुधारेंगे, वहां की संकीर्ण सड़कों पर टूटी सड़कों को कैसे ठीक करेंगे। आपको याद ही होगा कि सभी ने अपने अपने काशी चुनाव घोषणा पत्र जारी किए जी। तो बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा ज्यादा चला नहीं वहां। और बनारस में तो जैसे वहां का सांस्कृतिक परिवेश है, उसमें तो तमाम बाहरी लोग रोज ही बाबा के दर्शन करने वहां मौजूद होते। सबको एक और अहम मुद्दा जो रहा है, जिससे बात की शुरुआत हमने की थी, हम चाहेंगे कि उस बात को फिर से एक बार अलग परिप्रेक्ष्य में देखें। अक्खड़पन की जो बातें थी, कौल साहब, वाराणसी के अक्खड़पन की जो सुस्ती है उसे तोड़ने में कहें कि विकास नाम का उत्प्रेरक जो डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं, वो कितना आगे आता हुआ दिखा है, कितना साबित हुआ है उस अक्खड़पन की सुस्ती को तोड़ता हुआ? देखिए, ये जो नई सदी है ना, ये अक्खड़पन को कहीं न कहीं से फिर से रिवाइव कर गई है। ये नई सदी में आप दुनिया के पैमाने पर देखिए, बनारस एक इकलौता शहर है जहां न आपको मौत डराती है न जिंदगी लहलाती है। That doesn't scare you or life doesn't excite you either। तो ये जो टाइम को खत्म करने वाला का एक नया समा है बनारस, जहां टाइम का ब्रेक्स नहीं है, टाइम इपोकल शिफ्ट नहीं है। ये नई चीजें जो है, ये दुनिया के डिबेट में अब पहली बार उभर के आ रही है मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ। वो अखंडपन एक एसेट है, वो अखंडपन मस्ती एक एसेट है। मेरा ये कहना है कि उसमें विकास की जो बातें हो रही हैं और उस सुस्ती के दरमियान वो क्या झकझोर पाई है वहां के लोगों को? विकास नाम का उत्प्रेरक जिस तरह से प्रतिक्रियाओं की गति को तेज कर देता है, कैटलिस्ट, क्या विकास नाम की चीज, बात जो लगातार वहां पर उठाई जा रही है, उसने उस अक्खड़पन की सुस्ती को तोड़ा है, तोड़ने में कामयाब हो पाई है या नहीं? देखिए, सब अखंडपन तो रहेगा यहाँ, वो मस्ती रहेगा है, लेकिन जो विकास का मुद्दा है, दोनों जुड़ गए हैं। दोनों का परचेज है मार्केट में, राजनीति में दोनों का परचेज था। क्योंकि बनारस का जो सड़कें देखेंगे आप, बिजली देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वो तरस रहा है कोई आए हमें संवारे। लेकिन साथ साथ में जो इसका मस्ती है, इसका रूट्स है, इसका बीज जो है, वो भी अपने आप में निखरा हुआ है। इसलिए मैं समझ रहा हूं दोनों का एक परचेज था जिसको राजनीति ने पूरी तरह समझ लिया है। इसलिए बिल्कुल स्थानीय मुद्दे न बन पाया, बल्कि देश की जिस पॉलिटिक्स का एक परिभाषा होने लगी।
मैं समझता हूं कि दोनों का परचेज था, दोनों का मार्केट था। ये बड़ी दिलचस्प बात कही है आपने कौल साहब। ज्ञानेंद्र जी, क्या लगता है कौल साहब जो कह रहे हैं, यानी कि यहाँ की जो अखड़ता है उसकी जो खूबियां हैं वो राजनीतिक क्षितिज पर भी एक तरह से परिलक्षित होंगी, दिखेंगी वो वहां पर, और जो विकास का मॉडल, एक बात लगातार यहां पर कही जा रही है वाराणसी को, वो यहां की अखड़ता के साथ जुड़ी है, यानी कुछ लेन देन का व्यापार दोनों तरफ से हुआ है, और ये भविष्य की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक सुखद संदेश के तौर पर होगा। ज्ञानेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मामले में बनारस दूसरे चुनाव क्षेत्रों से कोई बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है जी। क्योंकि विकास की दरकार, अर्थव्यवस्था का सुधार, बेरोजगारी, तमाम समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी, ये समस्याएं खाली काशी की नहीं है, ये इलाहाबाद की भी है, झांसी की भी है, बरेली की भी है, मेरठ की भी, हर जगह की यही समस्याएं। लेकिन एक बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी, जब यहाँ से नरेंद्र मोदी का प्रवेश हुआ बनारस में, और जब ये घोषणा हुई कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो सारा परिदृश्य चेंज हो गया, सारा परिदृश्य बदल गया, और तमाम लोगों का ध्यान इसमें केंद्रित हो गया। अरविंद केजरीवाल तभी आए जब नरेंद्र मोदी आए, और आज मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए होते तो तमाम स्थानीय नेता ही चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई नरेंद्र मोदी के आने से कि सारा ध्यान केंद्रित हुआ और विकास की बातें हुई। अगर आप जो लोग आए हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, जो अपने चुनाव घोषणा पत्र पूरे नहीं करेंगे, तो लोग इनको माफ जल्दी करने वाले नहीं है जी। यानी ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अभी तो जो बातें हुई हैं, वोट डालेंगे तो देख ही देंगे। वाराणसी की अखड़ता और जो विकास का मॉडल बाहर से आया वाराणसी के लिए, वो दोनों घालमेल हो गया है, और ये सुखद संदेश है एक तरह से राजनीति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, नरेंद्र मोदी दिल्ली में संघ मुख्यालय पहुंचे हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह से उनके घर पर मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार की आखिरी रैली के बाद उन्होंने अटल जी का आशीर्वाद लिया है। मोदी ने ट्वीट में यह बताया है कि जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने अटल जी से मुलाकात की थी, और अब फिर से उन्होंने मुलाकात की। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त। मोदी के मुताबिक अटल जी से मिलना हमेशा खास होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में संघ मुख्यालय पहुंचे, और इससे पहले वो राजनाथ सिंह के घर पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात की, और अटल बिहारी वाजपेयी से भी उन्होंने मुलाकात की है नरेंद्र मोदी ने। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार की आखिरी रैली के बाद उन्होंने अटल जी का आशीर्वाद लिया है। मोदी ने ट्वीट में यह बताया है कि जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने अटल जी से मुलाकात की थी, और अब इस आखिरी चरण के प्रचार के बाद एक बार फिर से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लिया है, और उन्होंने ट्वीट में यह लिखा है कि अटल जी से मिलना हमेशा खास होता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।